हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला थर्ड चैप्टर है उसके आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट सेशन में हमने मेंडल के डेविएशन समझने की कोशिश की थी कि मतलब मेंडल के प्रिंसिपल्स जहां फॉलो नहीं होते हैं उन फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बताया था कि हर जगह पर मेंडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हुआ नहीं पाया गया, कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस देखे गए और उन एक्सेप्शनल केसेस के हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के वजह से या डीएनए के वजह से मदर और फादर के कैरेक्टर्स बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो मेंडल ने क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या थ्योरी दी, मेंडल ने क्रोमोसोम के ऊपर क्या रिसर्च किया और क्रोमोसोम एक्चुअली होता क्या है, ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो आज के सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए आज के सेशन में अब हमको क्या बताया जा रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रिगोर जोहान मेंडल, किसने? ग्रिगोर जोहान मेंडल published his work on inheritance of traits in 1866, but for some reasons it remained unnoticed or unrecognized till 1900। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिगोर जोहान मेंडल एक फिजिसिस्ट थे, ओके, जो एक चर्च में काम करते थे और चर्च के पीछे वाली जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने, जो चर्च का बैकयार्ड था वहाँ पर उन्होंने ये पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। मतलब हरे वटाने के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए थे, जिनके वजह से उन्होंने हमको इनहेरिटेंस और अलग अलग लॉज दिए। ओके, तो अब क्या बताया जा रहा है कि मेंडल जब अपना काम कर रहे थे, मतलब जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने अपना काम 1866 में पब्लिश कर दिया था। कब पब्लिश किया था उन्होंने अपना काम? 1866। लेकिन उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से और थोड़ा सा बैकवर्डनेस होने की वजह से इनका काम उतना ज़्यादा लोगों ने पहचाना नहीं, मतलब इनको उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला जब इन्होंने अपना काम पब्लिश किया था 1866 में। इनके काम को कब पहचाना गया? 1900 में। मतलब सोचो कितने साल के बाद, 1866 मतलब 34 ईयर्स के बाद, ग्रिगोर जोहान मेंडल की डेथ होने के बाद उनको अप्रिसिएशन मिला कि हाँ, ग्रिगोर जोहान मेंडल ने जो रिसर्च की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च थी। लेकिन जब वो जिंदा थे तब तक उनको किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? ग्रिगोर जोहान मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स मतलब क्या होता है? जब पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर बच्चे में देखे जाते हैं। ट्रेट मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। और इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये इनहेरिटेंस प्रिंसिपल के ऊपर, इनहेरिटेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो इनहेरिटेंस प्रिंसिपल है इसके ऊपर ग्रिगोर जोहान मेंडल ने 1866 में ही अपना वर्क पब्लिश कर दिया था। Gregor Johann Mendel published his work on inheritance of traits in 1866, but for some reasons it remained unnoticed। लेकिन कुछ रीजंस के वजह से, जैसे कुछ लोगों को मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बिलीव नहीं था, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एनहांस नहीं हुआ था इसीलिए उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। सो कुछ रीजंस के वजह से मेंडल का काम अननोटिस्ड रह गया। अननोटिस्ड मतलब क्या होता है? किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सो इट रिमेन अननोटिस्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। मतलब 1866 से लेकर 1900 तक उनके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया। एज कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई भी रिसर्च करते थे तो उनको वो रिसर्च 100% कन्फर्म होकर फिर पब्लिश करनी पड़ती थी और उनके रिसर्च का उनके पास 100% डेटा और 100% प्रूफ होना चाहिए, तभी साइंटिस्ट की कमिटी उसको अप्रूव करती थी। मतलब देखो, जब भी आप कोई नया इन्वेंशन करते हो, कोई भी नई डिस्कवरी करते हो, तो आपको वो साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्प्ले करना होता है। मतलब आपको साइंटिफिक कम्युनिटी को वो बताना होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस या ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने डिस्कवर की है या मैंने इन्वेंट की है। फिर बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट की टीम बैठती है, पूरा एक पैनल बैठता है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपने जो प्रोसेस किया है, आपने जो थ्योरी लिखी है या आपने जो फिनोमिनन या कोई भी नया इन्वेंशन किया है वो कौन से हद तक सच है। अगर हर एक साइंटिस्ट आपके काम से सेटिस्फाई हो गए तो आपके काम को अप्रूव किया जाता है, नहीं तो आपको वापस से रिसर्च करना पड़ता है। तो 1866 में, मतलब जब टेक्नोलॉजी की कमी थी, जब इतना ज़्यादा एनहांसमेंट नहीं हुआ था डीएनए की स्टडी को लेकर, क्रोमोसोम्स के बारे में, तो कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। मतलब मेंडल अपनी बात दूसरे साइंटिस्ट तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके वजह से क्या हुआ, उनका काम छुपा रह गया। मतलब इट रिमेन अननोटिस्ड, ओके, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप।
हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, उनके काम को ज़्यादा लोगों ने नहीं पहचाना, मतलब गिने चुने लोगों को पता था कि अच्छा मेंडल करके कोई साइंटिस्ट है और उन्होंने ऐसा कोई क्रोमोसोम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है, ये बहुत कम लोगों को पता था. सो हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली और रिकॉग्नाइज्ड. His approach of using mathematics and statistics to explain biological phenomenon was totally new and unacceptable to the then biologists. देखो क्या था पता है, Mendel was a mixture of all the subjects. Mendel liked physics, Mendel liked mathematics, and Mendel worked on biology principles. So Mendel ने क्या किया था, हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि मेंडल ने हर चीज़ को मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली डेटा लिखा था. कैसे लिखा था मेंडल ने अपना डेटा? मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली. मतलब मेंडल है ना लक बाय चांस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, मतलब तुक्के से ये रिजल्ट आ गया या बाय चांस ये रिजल्ट आ गया, इस चीज़ पे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे. मेंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ऑफ माइंड था कि जब तक मुझे ये रिजल्ट 4 बार 5 बार सेम रिजल्ट देखने को नहीं मिलता तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा. तो मेंडल हर चीज़ को मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते थे. कैसे कैलकुलेट करते थे? मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली. और किसी भी बायोलॉजिस्ट को ये चीज़ हजम ही नहीं हुई कि तुम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके बायोलॉजी का प्रिंसिपल कैसे डिज़ाइन कर सकते हो. देखो आज के टाइम पे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. एक इंजीनियर बायोलॉजी का इन्वेंशन करता है, एक इंग्लिश प्रोफेसर फिजिक्स का कोई इन्वेंशन कर देता है. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टुडेज जनरेशन. पहले भी इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन पहले लोगों को ये चीज़ें जल्दी बिलीव नहीं होती थी. तो उस टाइम पे मतलब 1866 के टाइम पर जब मेंडल ने मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स यूज़ करके, स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल यूज़ करके हमको अलग अलग लॉज दिए, अलग अलग थ्योरी बताई, तो उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को उनके ऊपर डाउट हुआ. मतलब बायोलॉजिस्ट को लगा कि मैथमेटिक्स यूज़ करके तुम साइंटिफिक डिस्कवरी कैसे कर सकते हो, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है. ओके, सो दे डिड नॉट बिलीव ग्रिगोर जॉन मेंडल, उनके मैथमेटिक्स के अप्रोच को. मतलब मेंडल ने जो एक नया टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था कि हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मदद से भी हम साइंटिफिक डिस्कवरी कर सकते हैं, उनकी इस अप्रोच को किसी साइंटिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया. मतलब किसी को भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ, मेंडल के ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ. सो नो बायोलॉजिस्ट बिलीव्ड ऑन मेंडल्स न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर बायोलॉजिकल इन्वेंशंस. तब उसके बाद क्या हुआ, जब किसी को मेंडल के ऊपर बिलीव नहीं था, जब मेंडल के टेक्निक्स के ऊपर किसी को बिलीव नहीं था, एज कंटिन्यूअस वेरिएशंस वर ऑब्जर्व्ड इन नेचर, मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स एज जीन्स as stable and discrete unit which controlled the expression of characters and that a pair of alleles did not blend with each other was not accepted by his contemporaries. देखो क्या बोला गया हमको यहाँ पर कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे नेचर ग्रो होता है, जैसे जैसे नेचर डेवलप होता है. सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो 1000 ईयर्स पहले ह्यूमंस का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग था, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग था, वो रहते अलग तरीके से थे, खाते अलग तरीके से थे. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं. और इसी तरीके से नेचर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. अभी आज के टाइम पे कितने सारे प्लांट्स और कितने सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पहले हुआ करते थे लेकिन आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और नई वेराइटीज आज देखने को मिलती हैं जो पहले देखने को नहीं मिलती थी. तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, एज कंटिन्यूअस वेरिएशंस वर ऑब्जर्व्ड. कंटिन्यूअस वेरिएशंस मतलब क्या होता है कि नई नई स्पीशीज देखी जा रही थी. और मेंडल ने हमको एक क्या प्रिंसिपल दिया था कि जो आपके जीन्स होते हैं, जीन्स यानी कि फैक्टर, जीन्स को जीन नाम देने से पहले उसको क्या बुलाया जाता था, फैक्टर बुलाया जाता था. तो मेंडल ने हमको क्या थियोरी दी थी कि ये जो जीन्स होते हैं या ये जो फैक्टर्स होते हैं ये कभी आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं. क्या नहीं करते हैं? ब्लेंडिंग नहीं करते हैं. यही तो हमने पढ़ा मेंडल के डेविएशन में. अगर कोई 2 अलील्स या कोई 2 जीन्स आपस में ब्लेंडिंग करते हैं तो उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस बोलते हैं. मतलब दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको हम डाल देते हैं. लेकिन मेंडल ने हमको क्या बोला था कि कोई भी पर्टिकुलर अलील या कोई भी पर्टिकुलर जीन्स कभी ब्लेंड नहीं करते हैं. मतलब आपको व्हाइट और रेड मिक्स करके पिंक फ्लावर नहीं मिलेगा. अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ने क्या बोला था कि आपको या तो डोमिनेंट फ्लावर मिलेगा या तो रिसेसिव फ्लावर मिलेगा, दोनों के बीच का फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा. और यही चीज़ हमने पढ़ी मेंडल के डेविएशन में. डेविएशन में मतलब एक्सेप्शनल केस में कि नहीं, ब्लेंडिंग भी देखने को मिलती है. तो मेंडल ने बोला था ब्लेंडिंग नहीं होगी. मेंडल ने क्या बोला था कि जीन्स ब्लेंड नहीं करेंगे. सो देखो इधर पे क्या बताया गया है, एज कंटिन्यूअस वेरिएशंस वर ऑब्जर्व्ड. मतलब नेचर में कंटिन्यू बदलाव हो रहे थे, अलग अलग टाइप के स्पीशीज और वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखे जा रहे थे. मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स as stable and discrete unit which control the expression of characters and that a pair of alleles did not blend with each other was not accepted by his contemporaries. तो मतलब क्या हो रहा था पता है
जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उनको क्या दिखाई दे रहा था कि अरे नेचर में तो इतने सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, दो प्लांट्स को मिलाया तो तीसरा कोई नया प्लांट देखने को मिल रहा है। तो मेंडल ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि जीन्स ब्लेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक दो जीन्स मिक्स नहीं होंगे तब तक नया वैरायटी देखने को नहीं मिलेगा। मेंडल ने इसके पीछे भी लॉजिकल रीजन दिया था, लेकिन वो लॉजिकल रीजन सब मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर बेस्ड था, तो कोई भी मेंडल की बात बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं था। तो साइंटिस्ट जो मेंडल के अपोजिट साइंटिस्ट थे, जो मेंडल के साथ दूसरे साइंटिस्ट काम कर रहे थे या उनके कम्युनिटी के जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, मतलब जो स्पेसिफिकली बायोलॉजी फील्ड के साइंटिस्ट थे, उनको मेंडल के इस थियोरी पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ। कौन सी थियोरी पे? दैट दो जीन्स डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर। देखो ध्यान से सुनो, मेंडल ने हमको स्टार्टिंग से क्या बोला है कि दो जीन्स कभी एक साथ ब्लेंड नहीं करते हैं। आपको या तो डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में या तो रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या बोला है हमको मेंडल ने कि हमको ऑफस्प्रिंग में या तो डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा या तो रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलेगा, दोनों का मिक्सचर देखने को नहीं मिलेगा, एज मेंडल सेड। लेकिन इस चीज के ऊपर कोई दूसरा साइंटिस्ट ट्रस्ट नहीं कर रहा था। नोबडी बिलीव्ड इन दिस थियोरी ऑफ मेंडल कि दो जीन्स ब्लेंड नहीं होते। सबको लगता था कि नहीं, ब्लेंडिंग होती है, दो अलग अलग जीन्स मिलकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार दो जीन्स मिक्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन है। इसीलिए इसको हमने मेंडल के डेविएशंस में पढ़ा। कहाँ पर पढ़ा? डेविएशंस में। 99% क्या होता है, जीन्स अलग अलग सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स जीन्स अलग अलग ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करते हैं, दो जीन्स ब्लेंडिंग नहीं करता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर आपको ब्लेंडिंग देखने को मिलती है और उसको हम डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो मेंडल की इस थियोरी को कि दो जीन्स ब्लेंड नहीं होते, इस थियोरी को किसी भी कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने, कंटेम्प्रेरी यानी किसी भी अपोजिट साइंटिस्ट ने बिलीव नहीं किया। तो उसके बाद क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? He also did not know the physical location of the factors in the gametic cell. मेंडल को ये तो पता था कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है, मतलब हमारे सेल का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है और जिसके वजह से पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये फैक्टर सेल के अंदर एक्चुअली कहाँ होता है, ये मेंडल को नहीं पता था। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, आज हमको पता है, आज के टाइम पर साइंटिस्ट ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतना टेक्नोलॉजी आगे चला गया है कि आज के टाइम पर हमको पता है कि डीएनए के वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। किसके वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं? डीएनए के वजह से। लेकिन 1866 के टाइम पे मेंडल को ये नहीं पता था कि ये जो जीन्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उनको सिर्फ इतना पता था कि हाँ, जीन्स करके या फैक्टर करके कोई चीज है जो पेरेंट्स में से अगर ऑफस्प्रिंग में गई तो ऑफस्प्रिंग में भी हमको पेरेंट्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब मुझसे अगर मेरे बच्चे में डीएनए जा रहा है तो मेरे कुछ कैरेक्टर्स मेरे बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो पेरेंट प्लांट का कैरेक्टर हमको ऑफस्प्रिंग प्लांट में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन वो पर्टिकुलर चीज है कहाँ पर, मतलब उस जीन का या उस फैक्टर का लोकेशन, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, ये मेंडल को पता नहीं था। तो लास्ट पॉइंट में हमको क्या बोला गया है? ही ऑल्सो डिड नॉट नो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फैक्टर्स, या जिसको आप जीन्स बोलते हैं, इन द गैमेटिक सेल। उनको ये नहीं पता था कि गैमेट में, मतलब जो स्पर्म या जो ओवम होता है, उसमें ये जीन्स कहाँ पर होते हैं। हमको पता है कि ये जीन्स डीएनए में होते हैं, लेकिन मेंडल को नहीं पता था। वो तो धीरे धीरे करके अलग अलग साइंटिस्ट ने ये थियोरीज दी तो हमको पता चला, करेक्ट ना। अगर वो साइंटिस्ट डीएनए के ऊपर काम नहीं करते तो आज हमको भी पता नहीं होता कि ये जीन्स कहाँ पर होते हैं। सो यहाँ तक आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया। फर्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बोला गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके रखो। मेंडल ने अपना काम कब पब्लिश किया था? 1866 में, लेकिन किसी ने उनके काम को नोटिस नहीं किया। कब तक? 1900 तक। 1900 के बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने मेंडल के काम को फिर से स्टार्ट किया और तब जाके उनको ये पता चला कि मेंडल ने जो काम किया था वो सही था। मेंडल के काम को किसी ने ट्रस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी की थियोरी कौन से बेसिस पे प्रूव की थी? मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे उन्होंने अपना थ्योरी प्रूव किया था, और इस चीज पे किसी को ट्रस्ट नहीं था। और ट्रस्ट करने के लिए मेंडल के पास ठोस प्रूफ भी नहीं था, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता था कि ये जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। समझ में? उनको पता था कि जीन करके कोई चीज होती है, लेकिन ये जीन कहाँ होते हैं वो उनको नहीं पता था। यहाँ तक समझ में आया? ऑल राइट। अब आगे देखो, आगे क्या बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन 1900 3 साइंटिस्ट, ये 3 साइंटिस्ट के नाम अच्छे से लेबल करो, अच्छे से अंडरलाइन करो।
ह्यूगो डी व्रीज, कौन से हैं फर्स्ट साइंटिस्ट? ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क, ये 3 साइंटिस्ट हैं। ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क, टी इज साइलेंट ऑफ शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया? इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। इन्होंने क्या किया कि मेंडल ने जो प्रॉपर्टीज हमको दी थी, मेंडल ने जो हमको लॉ दिए थे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर, उस प्रॉपर्टी को इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग फिर से रिसर्च किया। क्या बोल रही हूँ मैं? मेंडल ने हमको कौन से लॉ दिए थे अबाउट इनहेरिटेंस, कि पेरेंट्स से जब कोई डीएनए ऑफस्प्रिंग में जाता है तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चे में देखने को मिलते हैं। ये मेंडल ने पहले ही प्रूव कर दिया था, 1866 में ही प्रूव कर दिया था, लेकिन उस टाइम किसी ने उनकी थियोरी पर ट्रस्ट नहीं किया। तो कुछ साल बाद, मतलब 34 इयर्स के बाद नए साइंटिस्ट आए, जैसे ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग, मतलब ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, ये तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर फिर से काम किया और उन्होंने जो प्रूव किया था वो वापस इन्होंने प्रूव किया। तो तब जाके साइंटिफिक कम्युनिटी को ट्रस्ट हुआ कि हाँ, 34 इयर्स पहले जो मेंडल बोल रहे थे वो सही था। मेंडल क्या बोल रहे थे कि डीएनए के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन के वजह से पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। बस मेंडल को क्या पता नहीं था कि ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इन साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि वो जीन डीएनए में प्रेजेंट होता है, बस इतना सा ही फर्क था। और मेंडल ने सारी चीज़ों को मैथमेटिकल डेटा से रिप्रेजेंट किया था। कैसे रिप्रेजेंट किया था? मैथमेटिकल डेटा से। और इन साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल प्लस बायोलॉजिकल डेटा दोनों से रिप्रेजेंट किया। तो साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चला कि मेंडल ने जो 34 इयर्स पहले बोला था वो कंफर्म था, वो करेक्ट था। तो मतलब सोचो, किसी इंसान के मरने के बाद उनकी सक्सेस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओके, सो क्या बोला गया हमको यहाँ पर? इन 1903 साइंटिस्ट लाइक ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क, दे इंडिपेंडेंटली वर्कड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। मतलब मेंडल का जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर इन 3 साइंटिस्ट ने काम किया। ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी, और 34 इयर्स काफ़ी लंबा टाइम होता है, तब तक माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हो चुकी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी। सो ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी थी, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स आ चुके थे, सिंपल, कंपाउंड, लाइट माइक्रोस्कोप, ऐसे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स आ चुके थे, जिनके वजह से ये जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क, इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को देखा, सेल के अंदर के डीएनए को देखा, डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसको देखा, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनको देखा, और इन्होंने देखा कि कैसे सेल डिवाइड होता है, कैसे पेरेंट्स के गैमेट्स डिवाइड होते हैं, कैसे वो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं, और कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जाते हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इन साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क में। और इन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि मेंडल ने जो बोला था वो 100% करेक्ट था। मेंडल ने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो पेरेंट्स से ही आते हैं। बस फर्क इतना होता है, बच्चा जो है वो एकदम पेरेंट्स के जैसा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आधे कैरेक्टर्स मदर के होते हैं और आधे कैरेक्टर्स फादर के होते हैं, और दोनों के कैरेक्टर्स मिलके, दोनों में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे वही एक्सप्रेस होंगे ऑफस्प्रिंग में। और इसीलिए बच्चा कंप्लीटली ना तो फादर के जैसे दिखता है ना मदर के जैसे दिखता है, इसीलिए हमको थोड़ा अलग कैरेक्टर देखने को मिलता है बच्चे में, और उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो साइंटिस्ट को याद आया कि हाँ, पहले भी हमको वेरिएशंस देखने को मिलते थे, मतलब नेचर में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स वगैरह हमको देखने को मिलते थे, और मेंडल ने तभी भी हमको यही चीज़ बोली थी कि ये वेरिएशन आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जीन्स अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं और दो अलग अलग जीन्स मिलके नया कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे किसी साइंटिस्ट ने मेंडल के ऊपर बिलीव नहीं किया। जब 34 ईयर्स के बाद टेक्नोलॉजी की मदद से ये नए साइंटिस्ट ने सेम चीज़ प्रूव की तो उन्होंने बिलीव कर लिया। देखो, तो इसका मतलब क्या हमको पता चल रहा है कि अगर आपके पास आपके काम का प्रूफ है, सबूत है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो ट्रस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। जब तक आप उस प्रूफ को, मतलब आप अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने लायक काम नहीं इकट्ठा कर लेते, तब तक आपके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। तो मेंडल के काम को 1866 में उन्होंने जो काम किया था, उस काम को 34 इयर्स के बाद 1900 में साइंटिस्ट ने फिर से किया और प्रूव किया कि मेंडल ने जो बोला था कि जीन्स के वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वो करेक्ट है। बस उन्होंने क्या किया, जो नए साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया,
उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ये सारा प्रोसेस देखा, मतलब क्रोमोसोम कैसे दिखता है, क्रोमोसोम के ऊपर भी कोई चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, अगर जीन ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होगा, और अगर पेरेंट्स और मतलब मदर और फादर दोनों में से जीन्स सेम जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब मदर का भी हाइट का जीन्स और फादर का भी हाइट का जीन्स अगर ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों में से जो डोमिनेंट होगा, जो बड़ा होगा, जो कैपिटल होगा, वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो ये सारी चीज़ों को इन साइंटिस्ट ने विथ प्रूफ सबमिट किया, मतलब उन्होंने बायोलॉजिकल प्रूफ के साथ सबमिट किया। समझ में आया? ऑल राइट, अब आगे देखो क्या बताया गया है। वॉल्टर सटन अलॉन्ग विथ थियोडोर Boveri in 1903 studied the parallel behavior of Mendel's factors, that is today it is known as genes, एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ मियोसिस। ये जो दो साइंटिस्ट थे, देखो सबसे पहले 1866 में मेंडल ने अपना काम प्रूव किया, फिर 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क। इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से ये प्रूव किया कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। फिर इन 3 साइंटिस्ट के बाद वापिस 2 साइंटिस्ट आए। कौन से 2 साइंटिस्ट? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी इन 1903। इन्होंने क्या प्रूव किया कि मेंडल के जो फैक्टर्स थे, मतलब मेंडल को पता नहीं था कि फैक्टर्स को जीन बोला जाएगा, उन्होंने उस चीज को फैक्टर बोला था। क्या बोला था मेंडल ने जीन्स का नाम क्या रखा था? फैक्टर रखा था। वो तो इन साइंटिस्ट ने फैक्टर का नाम जीन रख दिया। मेंडल ने हमको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है जो पेरेंट्स के अंदर से ऑफस्प्रिंग में जाता है, मतलब पेरेंट्स के फैक्टर मिलके ऑफस्प्रिंग के अंदर वो फैक्टर ट्रांसफर करते हैं। तो मेंडल जीन्स को फैक्टर बोलते थे। तो यहाँ पर भी हमको क्या बोला गया है कि जो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी थे, इन्होंने इस फैक्टर्स के ऊपर स्टडी की। किस फैक्टर के ऊपर? जीन्स के ऊपर। मतलब मेंडल जो हैं वो जीन्स को फैक्टर बोलते थे। तो वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने इन्होंने जीन्स के ऊपर स्टडी की और इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी किया, मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन कैसे होता है, मियोसिस के टाइम पे सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसे क्रोमोसोम्स अलग अलग सेपरेट होते हैं, कैसे उनकी बाइंडिंग होती है, कैसे चियास्माटा होता है, सिनेप्सिस फॉर्म होता है, मतलब बेसिकली प्रॉपर सेल डिवीजन कैसे होता है। उन्होंने हर एक फेजेस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। किसके नीचे देखा? माइक्रोस्कोप के नीचे। तो अब उसके आगे क्या बताया गया है? Based on these observations, chromosomal theory of inheritance was put forth. Put forth means was given by Sutton and Boveri. This theory identifies chromosomes as the carrier of genetic material. और finally after 37 years, मतलब 1866 में मेंडल ने काम प्रूव किया, 1900 में ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने सेम चीज़ प्रूव की कि क्रोमोसोम्स के वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने 1903 में प्रूव किया कि यस, जो मेंडल ने बोला, जो ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेन, वॉन शेरमार्क ने बोला, वो सब करेक्ट है कि क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं उन जीन्स के वजह से ही बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं। कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं। बस वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने इन सारी चीज़ों को बायोलॉजिकल डेटा के साथ प्रेजेंट किया। किसके साथ प्रेजेंट किया? बायोलॉजिकल डेटा के साथ। और तब से फिर हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बिलीव करने लगे। देखो यहाँ पर आप सोचोगे कि अरे डायरेक्ट बता देना चाहिए था ना कि वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इतना पंचायत क्यों किया? देखो इतना सारा हिस्ट्री आपको क्यों बताया गया? ताकि लोगों ने जो मेहनत की वो मेहनत ज़ाया ना जाए, क्योंकि ओरिजिनल स्टार्टिंग तो मेंडल ने ही किया। मेंडल के काम को आगे कंटिन्यू किया ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क ने, और फिर इन 3 साइंटिस्ट को आगे कंटिन्यू किया वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने। अगर तुमको किसी ने बेस ही नहीं बताया होता तो तुमको हर बार स्टार्टिंग से काम करना पड़ता। क्या करना पड़ता? हर बार स्टार्टिंग से काम करना पड़ता, और हर बार फिर हर एक साइंटिस्ट को 30-30, 40-40 साल देना पड़ता। टाइम बचे, लोगों का काम अप्रिशिएट हो, इसीलिए हमको पूरा हिस्ट्री बताया गया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में मेंडल ने बताया था। बस मेंडल का एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास बायोलॉजिकल डेटा नहीं था, उनके पास मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डेटा था, और उनको ये नहीं पता था कि वो फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बोला कि ये फैक्टर्स जीन के क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। और उन्होंने क्रोमोसोम फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स, मतलब आज हम उसको बोलते हैं जीन्स। विलियम बेटसन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स ये टर्मिनोलॉजी दी, मतलब जीन ये टर्म जो है वो विलियम बेटसन ने हमको दिया।
तब तक लोग जीन्स को फैक्टर ही बोलते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर। विलियम बेटसन ने हमको बताया कि फैक्टर को जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। और ये जीन का जो टर्मिनोलॉजी है ये कब बताया गया, मतलब जेनेटिक्स या जीन का नामकरण कब हुआ? 1906 में। मतलब 1866 में हमको सिर्फ पहले मेंडल ने एक्सपेरिमेंट बताया, फिर 1900 में ह्यूगो डी व्रेस, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने ये बताया कि ये फैक्टर क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। फिर 1903 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने ये बताया कि यस, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस। कौन से टाइम पे सेपरेट होते हैं? एट द टाइम ऑफ मियोसिस, मतलब जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम्स के साथ उसके फैक्टर भी सेपरेट होते हैं। और फिर 1906 में, मतलब और 3 साल बाद, विलियम बेटसन ने इन फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स। क्या नाम दिया उन्होंने? जीन्स। यहाँ तक समझ में आया? आई नो बहुत सारे नाम हैं, जिन लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं थी उनको ये नाम याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ नीट। ओके, ऑलराइट। अब आगे देखो, आगे क्या बताया गया है। दिस थियोरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने माइक्रोस्कोप के नीचे जब क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में मेंडल भी बात कर रहे थे और ह्यूगो डी व्रेस, कॉरेंस और शेरमार्क बात कर रहे थे, ये क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? पेयर में, मतलब दे आर नॉट सिंगल, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। सो दिस थियोरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल मतलब क्या होता है? स्किन के सेल्स, मतलब पूरी बॉडी के सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम। मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या आपके जो गैमेटिक सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल में काउंट नहीं करते हैं। यह आपको 11th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक मतलब क्या होता है? स्किन के सेल्स। तो सोमैटिक एस, स्किन एस, ऐसे याद रखो कि आपके पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं, चाहे आईज हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, पूरे बॉडी के सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलेंगे। सिर्फ आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मतलब जिसके वजह से रिप्रोडक्शन होता है, जो गैमेट्स हैं जैसे स्पर्म और एग, सिर्फ उन सेल्स को हम गैमेटिक सेल्स बोलेंगे या जर्म सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमेटिक सेल्स या जर्म सेल्स। तो क्या पाया गया यहाँ पर, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ ये प्रूव हुआ कि आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? दे आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वहाँ पर क्या प्रूव किया साइंटिस्ट ने कि ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन पेयर इन सोमैटिक सेल्स। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन homologous chromosomes pair segregate and assort independently during meiosis। तो अभी ये homologous chromosome का मीनिंग मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। homologous chromosome का मतलब क्या होता है? समझो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ये मेल और फीमेल के पास से जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, मतलब समझो यहाँ पर एक वेट, आई विल एक्सप्लेन यू विद डिफरेंट कलर। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर कि समझो ये मेल का क्रोमोसोम है और ये फीमेल का क्रोमोसोम है। ओके, सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 21। कौन सा क्रोमोसोम नंबर है ये? क्रोमोसोम नंबर, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 21 ऑफ मेल एंड 21 ऑफ फीमेल। तो जब ये क्रोमोसोम जो होता है, आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो एक्स शेप का क्रोमोसोम आपको दिख रहा है ये एक्चुअली 2 क्रोमैटिड से बना है। मतलब ये सिंगल स्टिक को, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम ऐसे अगर ड्रॉ करें तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। तो अगर मैं ये क्रॉस को खोल दूं, तो वो इस तरीके से दिखाई देंगे। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या होते हैं? ये भी आपका क्रोमोसोम नंबर 21 है मेल का और ये आपका क्रोमोसोम नंबर 21 है फीमेल का। तो जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा? मतलब जब गैमेट फॉर्म होगा तो इसमें का एक क्रोमोसोम आएगा और इसमें का एक क्रोमोसोम आएगा, इसमें का एक क्रोमोसोम और इसमें का एक क्रोमोसोम, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके ऐसे पैरिंग करेंगे जो कि जाएगा आपके जाइगोट में। कहाँ पर जाएगा? आपके जाइगोट में देखने को मिलेगा। समझ में आया? सो यहाँ से एक क्रोमोसोम, यहाँ से एक क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे
एट द टाइम ऑफ पेयरिंग। एट द टाइम ऑफ पेयरिंग आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स कैसे मिक्स होते हैं। ओके, सेल डिवीजन 11th स्टैंडर्ड में आपने जो सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें आपको बेटर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे क्रोमोसोम सेपरेशन होता है। ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आपको बताया। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल दोनों में सेम कैरेक्टर लेकर जा रहे हैं। मेल में भी अगर ये क्रोमोसोम समझो, मेल के क्रोमोसोम नंबर 21 में हाइट वाला जीन है। कौन सा वाला जीन है? मेल का जो 21st क्रोमोसोम है इसमें हाइट वाला जीन है। कौन सा जीन है? हाइट वाला जीन है। और फीमेल का भी जो 21 नंबर क्रोमोसोम है उसमें भी हाइट वाला जीन है। कौन सा जीन है? हाइट वाला। तो जब ऐसे दो क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं जहां पर मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम सेम कैरेक्टर लेकर जा रहे हैं, वैसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। प्लीज अच्छे से ये समझ लो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या होते हैं? जब मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स, मेल का क्रोमोसोम अलग है, फीमेल का क्रोमोसोम अलग है, मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स जब सेम कैरेक्टर लेते हैं, उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम का कैरेक्टर डोमिनेंट है। अगर मेल वाला जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चे में मेल की हाइट जाएगी, अगर फीमेल वाला जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चे में फीमेल की हाइट जाएगी। वो एक्सप्रेशन की अलग बात है। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम। होमो मतलब क्या होता है? सेम। एंड लोगस मीन्स क्या होता है? लोकेशन। सो मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, जो सेम क्रोमोसोम सेम कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं, उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ये अपने हिसाब से सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, एंड दस ईच गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर। और इसीलिए क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हर एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम रहता है। हर एक गैमेट में क्या रहता है? एक ही क्रोमोसोम रहता है। ईच गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर। ये आपका क्या है? ये आपका मेल का क्रोमोसोम है। ओके, तो क्रोमोसोम्स उसके पेयर में प्रेजेंट रहेंगे। कैसे प्रेजेंट रहेंगे? पेयर में। मतलब ये मेल के क्रोमोसोम और ये फीमेल का क्रोमोसोम, कभी सिंगल क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट रहता, हमेशा पेयर में दो दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, और जब मैं इनको सेपरेट करूंगी तो यहाँ पर मतलब ऐसे आपको 4 देखने को मिलेंगे स्टिक्स, और यहाँ पर ऐसे 4, क्योंकि 2 एक्स है। 2 एक्स को खोलोगे तो 4 स्टिक्स देखने को मिलेंगे। और जब इनका सेपरेशन होगा तो कैसे होगा? सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आएंगे। कैसे आएंगे? सिंगल सिंगल क्रोमोसोम। तो ये 2 क्रोमोसोम को मिलाकर, मतलब ये 4 क्रोमोसोम्स को मिलाकर क्या देखने को मिला हमको? 4 क्रोमोसोम्स को मिलाकर हमको 2 क्रोमोसोम्स मिले। मतलब कुछ ऐसा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। मतलब दोनों ने अपने कुछ कुछ कैरेक्टर्स एक दूसरे में ट्रांसफर कर लिए, तो टोटल 1 क्रोमोसोम आया। मेल और फीमेल के दो क्रोमोसोम से मिलकर 1 क्रोमोसोम आया। गैमेट के अंदर एक ही क्रोमोसोम आया। ओके, सो यही हमको बताया गया है कि सेल डिवीजन के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे क्या होता है? मदर और फादर, मदर के क्रोमोसोम्स भी आते हैं, मदर के क्रोमोसोम्स भी आते हैं, फादर के क्रोमोसोम्स भी आते हैं। जब स्पर्म और ओवम एक साथ फर्टिलाइज होता है, जब स्पर्म और ओवम एक साथ फर्टिलाइज होता है तो दोनों के क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होकर एक ही क्रोमोसोम बनता है। मतलब दोनों का सेल डिवीजन होकर हमको एक ही क्रोमोसोम मिलता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं। मेल का क्रोमोसोम भी हाइट कैरी कर रहा है, फीमेल का क्रोमोसोम भी हाइट कैरी कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। और समझो अगर मेल का कोई दूसरा क्रोमोसोम यूज कर रहे हैं और फीमेल का कोई दूसरा क्रोमोसोम यूज कर रहे हैं, जैसे मेल का हाइट वाला क्रोमोसोम फीमेल के आइस कलर वाले क्रोमोसोम के साथ क्रॉस कर रहा है, तो उसको होमोलोगस नहीं बोलेंगे, उसको हेट्रोलोगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोलोगस, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स में अलग अलग कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? पक्का? आगे बढ़ें। ऑल राइट। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट पैराग्राफ। लेकिन इसके पहले वापस से एक बार बता दूं कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उस चैप्टर को देखिए। उसमें मैंने बीच बीच में माइटोसिस और मियोसिस डिस्कस किया है। और बेसिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्लीज़ अपना 11th स्टैंडर्ड का सेल डिवीजन का चैप्टर ज़रूर देखो। माइटोसिस जो होता है वो पूरे बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है। और मियोसिस, ये सेल डिवीजन कहाँ पर देखा जाता है? ये सेक्स सेल्स में, मतलब आपके स्पर्म्स और
ओवरी मतलब स्पर्म्स और एग में मियोसिस होता है और बॉडी सेल्स में माइटोसिस होता है। मतलब अगर बॉडी का आप कोई भी सेल लोगे और उस सेल का डीएनए अगर देखोगे तो उसमें टोटल आपको 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप गैमेट्स लेते हो, जैसे आप किसी का स्पर्म लेते हो या किसी का एग लेते हो, तो उस स्पर्म या उस एग में मतलब गैमेट्स में आपको सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। मतलब मियोसिस जो होता है वो गैमेट्स में होता है और माइटोसिस जो होता है वो पूरे बॉडी सेल्स में होता है। तो अब देखो आगे हमको क्या बताया गया है, लास्ट थ्योरी, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स कंटेन क्रोमोसोम्स विच कैरी ऑल हेरिडेटरी ट्रेट्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि न्यूक्लियस, किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और यही जीन्स क्या कैरी करते हैं, कैरेक्टर्स। मतलब बच्चे के अंदर कौन सा कैरेक्टर जाएगा, ये कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है और डीएनए के ऊपर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो जीन्स डिसाइड करते हैं। तो क्या बोला गया है, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट कंटेन्स, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट मीन्स न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ एग। Nucleus of gamete contains chromosomes which carry all hereditary traits. मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल का कौन सा गैमेट होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट कौन सा होता है, एग। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैरी ऑल दी हेरिडिटरी ट्रेट्स। मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, वो अपने साथ सारे हेरिडिटरी ट्रेट्स को कैरी करेंगे। दे आर द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। मतलब पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग्स में हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कैरेक्टर्स किसके वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में किसके वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स के वजह से। किसके वजह से, क्रोमोसोम्स के वजह से, क्योंकि मेल गैमेट में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स बैठे हुए हैं। उन जीन्स के वजह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और नया ऑफस्प्रिंग बनता है और उस ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स मेल के ट्रांसफर होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के ट्रांसफर होते हैं। जो कैरेक्टर्स डोमिनेंट होंगे वही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे। ओके, The fusion of haploid male gamete and haploid female gamete restores the diploid number of chromosomes of the species। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, मैंने आपको अभी बताया कि गैमेट्स के अंदर हमको हाफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है और माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से मतलब अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो वो सेल हाफ हो जाएंगे। मियोसिस में हाफ डिवीजन होता है और माइटोसिस में इक्वल डिवीजन होता है। 46 क्रोमोसोम से जो नया सेल बनेगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। मतलब माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा है, माइटोसिस में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, आपके पास 2n है तो आपको जो नए 2 सेल मिलेंगे वो नए 2 सेल भी कैसे होंगे, उनमें भी 2n। मतलब यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और दूसरे डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। दिस इज माइटोसिस। और मियोसिस का हमने क्या पढ़ा है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आपके पास एक क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम से जो पहले 2 सेल्स बनेंगे वो हाफ हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसके पास 23, इसके पास 23 और इसके बाद जो नेक्स्ट वापस डिवीजन होगा, मियोसिस 2 पार्ट में होता है, दिस इज मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होगा, अब इक्वेशनल डिवीजन होगा। यहाँ पर जो 23 थे वो 23 खुद को वापस कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी क्या होगा, ये कॉपी होंगे। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आपके स्पर्म्स और गैमेट्स जो हैं, मतलब स्पर्म्स और एग जो हैं वो डिवाइड होते हैं। मतलब आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स जो हैं, उनके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, 23 और 23 बन जाते हैं। तो ये बन गया आपका स्पर्म या एग। क्या बन गया आपका, स्पर्म या एग। अब ये स्पर्म या एग खुद को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा मतलब 1 से 2 बनाएगा। क्या करेगा, 1 से 2 बनाएगा। सो दिस इज मियोसिस। मियोसिस कहाँ पर होता है, सेक्स सेल्स में। मियोसिस कहाँ पर देखा जाता है, सेक्स सेल्स में। और माइटोसिस कहाँ पर देखा जाता है, सोमैटिक सेल्स में, मतलब बॉडी सेल्स में। सो मियोसिस के वजह से जो सेल्स बने वो हेप्लॉइड बने। कैसे बने वो, हेप्लॉइड बने, क्योंकि मियोसिस के सेल्स के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 मतलब हाफ, मतलब सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो समझो ये मेल मियोसिस हुआ, ये मेल के बॉडी में मियोसिस हुआ। तो मेल के बॉडी का एक गैमेट और फीमेल के बॉडी का एक गैमेट, 23 + 23, ये दोनों फ्यूज होकर जो जाइगोट बनाएंगे, उस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाएंगे, 46। मतलब मेल से, ये फीमेल से आया है, ये कहीं और से आया है। ओके, सो ये फीमेल का एग और ये मेल का स्पर्म। यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स। गैमेट्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। प्लीज रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गैमेट्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। जब 2 हेप्लॉइड गैमेट्स एक साथ आकर मिलते हैं तो क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। और वही हमको यहाँ पर लास्ट में बताया गया है, दैट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज मतलब इन अवर जाइगोट। आपको अच्छे से समझ में आया आज का क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन।
क्या क्या देखा हमने, मेंडल ने अपना काम कब पब्लिश किया था, 1866 में मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा डेटा मैथमेटिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले किया था, इसीलिए किसी ने उनके डेटा के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। और उनको ये भी नहीं पता था कि फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब जिनको हम आज जीन्स बोलते हैं, मेंडल उसको फैक्टर बोलते थे, तो उनको ये भी नहीं पता था कि ये फैक्टर सेल में प्रेजेंट है, इतना पता था, लेकिन सेल में एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है उनको ये नहीं पता था। फिर उनके कुछ साल के बाद, मतलब 34 ईयर्स के बाद, ह्यूगो डी व्रेस, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क आए। उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी किया। फिर उनकी स्टडी को आगे और 2 साइंटिस्ट ने कैरी किया, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। उन्होंने प्रूव किया कि यस, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, दे आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड दे प्रूव्ड दिस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। और फिर 1906 में विलियम बेटसन ने फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स। उसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, आपके एंट्रेंस के बुक्स में या पिछले साल के टेक्स्ट बुक में आपको वो देखने को मिलेगा, ओल्ड सिलेबस में। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में हमको क्या बताया गया कि मियोसिस की वजह से जो सेल डिवीजन होता है, जो आपके सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं, और ये 2 अलग अलग हेप्लॉइड गैमेट्स, मतलब मेल का गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं। और इसीलिए आधे कैरेक्टर्स मेल के आते हैं और आधे कैरेक्टर्स फीमेल के आकर एक नया कैरेक्टर बनता है, दैट इज जाइगोट, जिसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है? मदर और फादर से हट के कुछ नए कैरेक्टर्स, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स बताया गया है एक क्वेश्चन का, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको बेसिक एक मियोसिस का चार्ट दिया गया है, चार्ट देख लो। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? तो मैंने आपको लेक्चर में बताया व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, one of the paternal and one of the maternal each carry similar genes। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या होते हैं? मदर और फादर के ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं। मदर का क्रोमोसोम और फादर का क्रोमोसोम जो सेम कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं, जब ये क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस होंगे तो उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन विच फेज ऑफ मियोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट। क्रोमोसोम्स जो सेग्रीगेशन का काम होता है, मियोसिस 1 मतलब दिस फेज, तो मियोसिस 1 में कौन से फेज में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं? कौन से फेज में क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं बताओ? प्रोफेज 1। कौन से फेज में अलग अलग होते हैं? प्रोफेज 1। प्लीज अपने 11th स्टैंडर्ड का सेल डिवीजन चैप्टर देखो तो आपको पता चलेगा। वेयर आर जीन्स लोकेटेड? जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम्स। जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑन दी क्रोमोसोम्स। देखो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स हैं, मतलब डीएनए के पार्ट को ही हम क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए इज नथिंग बट लॉन्ग थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। डू जीन्स एंड क्रोमोसोम्स हैव सिमिलर बिहेवियर? मतलब जीन्स और क्रोमोसोम्स का सेम काम है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं कि जीन्स क्या करता है? कैरेक्टर ट्रांसफर करता है। और जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। सो डीएनए का काम है कैरेक्टर ट्रांसफर करना। अगर डीएनए कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है तो वो किसके वजह से ट्रांसफर हो रहा है? क्रोमोसोम्स के वजह से। और क्रोमोसोम्स क्या कैरी कर रहा है? जीन्स कैरी कर रहा है। सो यस, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स दे बोथ एक्ट इन carrier of genetic material, and gene plays a very important role in this transfer of character, and that is why we can say that chromosomes and genes they both have similar behavior, क्योंकि दोनों का काम है कैरेक्टर ट्रांसफर करना। सो हियर इज योर जस्टिफिकेशन। सो आई होप आपको ये बॉक्स सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा, आसानी हुई होगी, और आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। सेल डिवीजन का बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लो तो आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर भी देखो, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने अपलोड किए हैं। और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून।